बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब और वज़ीर आला सिंध से एक मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने पासपोर्ट वापसी के लिए अदालत से रुजू कर लिया है, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर में पावर शो का मुजाहरा करेंगे। इस समेत दिन भर जो अहम डेवलपमेंट्स रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। सर, मुल्की सियासी सूरत हाल, इमरान खान साहब आज लाहौर में पावर शो जलसा करने जा रहे हैं। इसके अलावा हिकमत अमली लाहौर के जलसे के बाद इमरान खान साहब की क्या होगी और उसका हमारी सियासत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, आगाह कीजिएगा प्लीज़। देखिए, दो तीन बातें जो हैं वो बड़ी अहम हैं और उसमें से एक बात तो ये है कि जलसा तो बहुत बड़ा है। अभी हम जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो जलसा गाह भरी हुई है, उससे बाहर भी लोग हैं गालिबन, जो इतलात वहाँ से आ रही हैं। और ये इमरान खान साहब के वो जो उन्होंने कल सोशल मीडिया पे खिताब किया, ट्विटर स्पेस और इंस्टाग्राम, और उस पर मुख्तलिफ नंबर्स हैं कि ट्विटर स्पेस पे कितने लोग थे, इंस्टाग्राम पे कितने थे, फेसबुक पे कितने देख रहे थे, बाकी कितने, लेकिन कोई आप समझें कि लगभग एक मोहतात अंदाज़ा भी हो तो 10 लाख से ज़्यादा, सही 10 लाख, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं उनको सुन रहे थे, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा है। और लेकिन आज का जो उनका ये लाहौर का जलसा है, इसके बाद अभी तक उन्होंने किसी जलसे का ऐलान नहीं किया। तो आज की तकरीर इसलिए अहम है कि अभी चूंकि ये प्रोग्राम हमारा जब हो रहा है तो इमरान खान साहब जलसागाह में नहीं आए, तो उसके अख्तिताम पे क्या ऐलान होता है, क्या उसके अख्तिताम के ऊपर जो है वो लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद की तरफ ऐलान होता है, ठीक है, या नहीं होता, इसके बारे में जो आरा हैं वो तकसीम है। अभी तक मुशावरत जो है वो जारी है कि इसको ईद के बाद किया जाए, ईद से पहले तो जाहिर है कि मुमकिन ईद के बाद किया जाए या कुछ दिनों के बाद इसको जो है वो इसमें ताख़ीर की जाए और इसको जो है मतलब किसी वक्त जो है वो मई के अंदर लाया जाए, लेकिन या किया ही ना जाए सिरे से। तो ये लॉन्ग मार्च के ऊपर जो है, यह मार्च इस्लामाबाद का शेख रशीद साहब कहते हैं कि होगा, एक दो वज़राए जो हैं कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसके नतीजे में सूरत हाल जो है वो अबतर हो सकती है, और क्यों हो सकती है उसकी वजूहत जो है उस पर मैं रोशनी डालता हूँ। लेकिन इसका इख्तिताम किस हिकमत अमली पे होगा वो इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही एक और भी यानी हम इसको एक मजमूई मुल्क की सियासी तनाजुर में देखें तो बज़ाहिर मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है, और इंतखाबात की तरफ बढ़ता इसलिए नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब ने वो अवाम में चले गए हैं, ठीक है, और अवाम में चले गए हैं तो ज़ाहिर है कि इंतखाबी मुहिम का ही आगाज़ हो गया, और वो कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अच्छा, और इलेक्शंस करवाएं, जल्दी करवाएं। और इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका भी ज़्यादातर जहन जो है मुस्लिम लीग नून का भी वो ये है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है वो आ गई है बजट की। और मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बताऊं कि ये बजट की जिम्मेदारी आ गई है, और इसको उसके साथ ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो पूरे खित्ते में, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताऊं कि अगर हम दरमियान में इसकी स्लाइड हमने बना ली है चाइना की, अगर बना ली है तो मैं एक चीज़ दरमियान में से दिखाऊं जो डिस्टर्बिंग सी चीज़ है, डिस्टर्बिंग सा ग्राफ है, लेकिन इसका मकसद कोई पैनिक फैलाना नहीं है, डिस्टर्बिंग सा है वो ग्राफ। अगर वो तैयार है उसकी स्लाइड तो हम उसको दिखा देंगे थोड़ी देर में। और वो जो है वो ये है कि चाइना में कोविड दोबारा आ गया। अच्छा, और अचानक आया और तेज़ी के साथ चाइना में कोविड आ गया है, और वहाँ पे अगर हम ग्राफ थोड़ी देर में दिखाएंगे अपने नाज़रीन को तो एकदम से शूट कर गया है पिछले चंद दिनों के दौरान। और उसके नतीजे में शंघाई में, और ये एक्टिव केसेस हैं, ये देखें पीक पे था, ये जब से शुरू हुआ है उस वक्त से हम देख लें ना, तो जब से ये शुरू हुआ है 2020 से, तो देखिए पीक पे गया था फिर नीचे आ गया था बिल्कुल। आपने देखा चाइना ने बिल्कुल कंट्रोल किया,
अब अचानक जाके ये पिछले चंद हफ्तों से ऊपर जाने शुरू हुआ है। और अगर एक और हम ग्राफ देखें जो जिसमें स्पाइक हमें नज़र आएगी, तो वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एकदम से टोटल कोरोना वायरस केसेस इन चाइना जो है, तो इसकी ये देखें आप ज़रा, ये है 2020 में जब स्टार्ट हुआ है उस वक्त से लेके, तो उस वक्त से 2020 से लेके और फिर उसके बाद ये ऊपर गया, फिर ये बिल्कुल सीधा रहा। देखा आपने, ये सारे महीनों में जनवरी फरवरी 20 निकल गया, 21 निकल गया, ये बिल्कुल कंट्रोल रहा चाइना में। अचानक चाइना में जाके ये पिछले आप 2-3 दिन में देखें, यानी 2-3 दिन या हफ्तों में देख लें आप, तो ये अचानक ऊपर शूट कर गया चाइना में। तो कोविड जो है वो चाइना में दोबारा, यानी दुनिया का पहला मुल्क जहाँ से कोविड जो है वो रिपोर्ट हुआ था, और वो उसके बाद पूरी दुनिया में गया और अब अचानक ऊपर चला गया। लेकिन वो चाइना जो है वो अपने आप को शट डाउन कर रहा है और वहाँ पर एहतियाती तदाबीर हैं, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि वो जल्द से जल्द चाइना काबू करे उस पर, और वैक्सीन वहाँ पे लगी हुई हैं, बड़ी पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद केसेस बढ़े और इसको वो काबू कर रहे हैं। लेकिन इसमें वो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में शट डाउन्स भी कर रहे हैं और लोगों को शिफ्ट भी कर रहे हैं, और चाइना इसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसका असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया पे इसलिए पड़ रहा है असर। मैं पाकिस्तान पे वापस आ रहा हूँ, इस बात को कंप्लीट करना ज़रूरी है कि श्रीलंका जो कि एक बहुत बड़े माशी बहरान का शिकार हो गया, और वहाँ पे लोग सड़कों पे आ गए, और उसके बाद उनकी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया, और तवील अरसे तक जो है वो वहाँ पे वो लड़ते रहे, वो कहते रहे कि जी यहाँ पे किसी तरह से मतलब एक मिनिस्टर को फायर किया, दूसरे को फायर किया, पूरी दुनिया की तरफ देखते गए। लेकिन उसके बाद जो है आखिर में चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको इस वक्त बेल आउट नहीं मिला, क्योंकि चाइना खुद अपना जो, लेकिन वहाँ पे चाइना अपना क्राइसिस चाइना के अंदर, चाइना उसको बिल्कुल अपने मामला देख रहा है। लेकिन वहाँ पे हेम्बनतोटा पोर्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है श्रीलंका में और बाकी जगहों की, तो स्ट्रेटेजिक उसकी अहमियत है। अब चाइना किस तरह से आता है श्रीलंका की मदद को, ये अभी तक वाजे नहीं है। लेकिन इसी दौरान ये हुआ है कि जिस चीज़ से बचना चाह रहा था श्रीलंका, जिस चीज़ से श्रीलंका बचना चाह रहा था, वो श्रीलंका उस आप समझें कि उस चला गया, यानी वो चला गया है IMF के पास। और ये रॉयटर्स की जो स्लाइड हमारी 9th है, मैं कोट कर रहा हूँ रॉयटर्स को, कि IMF ने कहा है उनसे कि किसी भी किस्म का जो लोन है वो डेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और यानी सारा का सारा रीस्ट्रक्चर करें, और अपने लोन्स हम फौरी तौर पे दे नहीं सकते, उन्होंने कड़ी शराइत, ये पूरी स्टोरी जो है ये इस पर हम बात कर लेंगे किसी वक्त। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो रीजन और ख़त्ते के जो वाक़यात हैं वो भी ज़रा जहन में रखें कि हमारे आसपास क्या हो रहा है आज। और आगे फिर सियासत में और आगे बढ़ने से पहले ये बताऊँ कि फिर दूसरे रोज़ आज कम से कम 4 बम धमाके अफ़गानिस्तान में हुए, और यहाँ पर उन बम धमाकों में जो है वो अगर हम कोट करें BBC को, वैसे तो मुख्तलिफ फिगर्स आ रही हैं मुख्तलिफ मीडिया के हवाले से, लेकिन अगर BBC को जो 11th हमारी स्लाइड है तो वो BBC को कोट कर दें तो डजन्स, BBC कह रहा है कि डजन्स, और वो 31 की फिगर दे रहा है। ये मज़ार शरीफ में इमाम बारगाह पे एक अटैक हुआ है, और 31 लोग आज वहाँ पे शहीद हुए हैं, और और दाइश ने जिम्मेदारी कबूल की है, ठीक है, और तालिबान ने कहा है कि हम जो है वो दाइश को मार चुके हैं। लेकिन ये है कि यही जो मीडिया है दुनिया भर का वो मुख्तलिफ नंबर दे रहा है, लेकिन मैंने यहाँ BBC को कोट कर दिया। तो ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल हमारे पड़ोस में यहाँ पे डेवलप हो रही है, और उसकी वजह यह है कि मैं आपको ये बताऊँ कि सिर्फ ऐसा हुआ कि जब यूरोप चंद रोज़ पहले मुख्तलिफ मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ, ईस्टर्न सेंटर इधर, तो हर जगह अफ़गानिस्तान भूल गई दुनिया, और दुनिया के सामने यूक्रेन खड़ा हो गया आके। और कई मुल्क ऐसे हैं, मैं नाम लिए बगैर, यूरोप के, जिन्होंने ये वादा किया हुआ था कि हम यहाँ पे अफ़गानिस्तान के लोगों को यहाँ पे पनाह देंगे। उन्होंने अफ़गानिस्तान के लोगों को साइड पे करके और यूक्रेन के
वहाँ पे, क्योंकि वो उनका इमीडिएट इशू है कि उनकी यानी मेनलैंड के साथ उनके उनके बॉर्डर्स हैं, तो वो यूक्रेन की तरफ चला गया पूरा यूरोप, ईयू, और वो भूल गए कि कोई अफगानिस्तान भी था कुछ महीने पहले तक। और अफगानिस्तान का जो तमाम, यानी अब देखिए साल भी नहीं हुआ अभी, अभी तो अगस्त में तो गए हैं, तो अभी जो है वो कहाँ पे हैं अफगानिस्तान के लोग जो निकले थे, कहाँ पे कितने ग्रुप्स हैं, क्यों ये दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो गई है वहाँ पे इतनी बड़ी, अभी तक उनको उनके आईएमएफ से कोई मदद मिल रही है नहीं मिल रही, दुनिया कोई फंड रेजिंग कर रही है नहीं कर रही, रिकग्निशन का क्या होगा, क्या दोबारा कोई दहशतगर्दी का और खाना जंगी का हब तो नहीं बनने जा रहा दरमियान में, ठीक है, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, ये सारा, रशिया, चाइना, दरमियान में कोई दोबारा ऐसी सूरत हाल तो मुख्तलिफ ग्रुप्स तो एक्टिव नहीं हो गए जो दोबारा, क्योंकि डिस्टेबलाइज हो रहा है ये अगर अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज होता है तो फिर वो पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाता है। तो उधर अफगानिस्तान का इशू है, उधर श्रीलंका का इशू है, उधर चाइना से हमारी दुआ के वो चाइना में कोविड ना फैले, श्रीलंका मामला ख़त्म हो, अफगानिस्तान के अंदर हालात बेहतर हैं, लेकिन ये आपके इर्द गिर्द की सूरत हाल है। और यूक्रेन जो है वो यूक्रेन के मैं सिर्फ ये बता दूं कि वहाँ पर शदीद जंग हो रही है, और वहाँ पर एक बड़ी कामयाबी प्रेसिडेंट पुतिन को हासिल हो गई। अगर हम ये मैप यहाँ दिखा सके तो मरियोपोल का जो ब्लैक सी के साथ जहाँ पर उनका एक अहम तरीन स्ट्रेटेजिक उनका शहर है, तो मारियोपोल पे उनका कब्जा हो गया, और वहाँ पर 2-2,500 लोग जो हैं, कई डेडलाइंस वो देते रहे, इसको ज़रा बड़ा करेंगे तो वो ये जो एजरोटाल प्लांट है, तो यहाँ पर जो उनका स्टील प्लांट है, यहाँ पर पहले तो पुतिन ने कहा था कि बमबारी कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो यूक्रेन की फौजें थीं और सिविलियंस वो छुपे हुए थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, लेकिन यहाँ से एक मक्खी भी उड़ के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये पूरा जो बहरे अस्वद है, बहरे अस्वद ब्लैक सी, उसको उस पर एक लैंड ब्रिज क्रीमिया से लेके और दोम्बास तक ये कंप्लीट जो है एक लैंड ब्रिज बन गया है, और ये एक बड़ा शहर है जो पुतिन के पास आ गया। और पुतिन ने उसके साथ ही जो एक अपना नया उन्होंने मिसाइल टेस्ट किया है इस वक्त, और वो एक मैसेज है सारी दुनिया के लिए, सरमत के नाम से। सरमत के नाम से उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल इस वक्त अपना टेस्ट किया इन हालात में, जबकि जंग जारी है, और जंग जारी है और पूरी दुनिया उनके ऊपर माशी पाबंदियां लगा चुकी है, टेक्नोलॉजी की पाबंदियां लग चुकी हैं, जो कल भी उस दौरान वहाँ पे पुतिन ने इंटर कॉन्टिनेंटल यानी बैनुल बराज़म जो होता है ना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जो है इंटर कॉन्टिनेंटल कहते हैं। ठीक। अच्छा, ये सारा जो मामला है इसका असर पाकिस्तान पे पड़ रहा है। पाकिस्तान की सियासत, जो मैं ये बात बहुत पहले से हम करते रहे हैं कि जो खत्ते के आसपास के वाक़यात होंगे, और ऐसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चाहे वो मईशत हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे हुकूमत का बनना हो, हुकूमत का गिरना हो, उसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी खत्ते के दुनिया के हालात उसमें हैं। और वो बात एक अरसे से हम करते रहे हैं कि खत्ते पाकिस्तान में अंदर जो भी कुछ होगा वो खत्ते के वाक़यात तय करेंगे। तो खत्ते के अंदर एक अब्तरी है, और उस अब्तरी के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन चाह रहे हैं, इमरान खान भी इलेक्शन चाह रहे हैं, और इमरान खान के जलसे चूंकि बहुत बड़े हो रहे हैं हुकूमत से निकलने के बाद, और उनका अवाम से रब्ता शुरू हो चुका है। अब वो रिलाई नहीं कर रहे कि वो ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट में तो निकल चुके हैं, रिज़ाइन कर चुके हैं, ग्रिड लॉक उन्होंने लगाए हुए, डेड लॉक, एक वहाँ प्रेसिडेंट बैठे हैं, गवर्नर बैठे हैं, अभी तक समझ नहीं आ रहा हलफ कौन उठाएगा, कौन सी हुकूमत है, कौन से वज़ीर। अभी तक वैसे वज़ीर आला में चक्की वज़ीर आला कौन है, तो वज़ीर आला निगरान जो है वो इस वक्त उस्मान बुज़दार ही हैं, ठीक है। जब तक अगले वज़ीर आला नहीं आ जाते, कोई हलफ नहीं उठा रहे, तो वो निगरान या जो भी तो वही हैं, उनका हलफ वलफ जो है इस्तीफ़ा वगैरह कबूल नहीं हुआ। कोर्ट के रिमार्क्स भी आए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वही है अभी तक, ठीक है। और अदालत कब फैसला देगी, क्या होगा, वो अभी तक किसी को नहीं पता। वो कल दे दे, परसों दे दे, कि किसके हक में दे, क्या नहीं दे। लेकिन पंजाब जो है वो एक सबसे बड़ा सूबा जो है वो फैला हुआ है। लेकिन एक और इशू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अख्तर मेंगल साहब की गालिबन वापसी हो रही है काबीना में उनकी जमात की, और एएनपी की भी वापसी हो रही है, ठीक है। एएनपी की जो, और ये सारा का सारा, मैं आपको एक बात ये बताऊं, ग्राउंड पे जो काम हुआ है, यानी इत्तेहादियों को लाना, इत्तेहादियों का जमा होना,
ये नंबर्स गेम, ये सारा का सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, ये आसिफ जरदारी साहब ने किया है। यानी सिंध हाउस से आप शुरू करें, मुनर्रफ अरकान से शुरू करें, उसके बाद आप चले जाएं इस बात पे कि वो यानी मुस्लिम लीग नून रही है शामिल, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर का जो फार्मूला है ना अदम एतमाद वाला, उसमें आसिफ जरदारी साहब का सबसे बड़ा कलीदी रोल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी रहा है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब के अख्तर इनको कितनी सीटें मिलेंगी, इनको कितनी सीटें मिलेंगी, यानी एमक्यूएम के साथ भी आसिफ जरदारी साहब का मुआहदा हो रहा है, अब अंदाजा लगाएं। यानी ये एक अजीब व गरीब सी बात है कि एमक्यूएम ने जो साइन किया मुआहदा, तो वो पीपल्स पार्टी के साथ साइन किया है जी। लेकिन बस अब आगे क्या होता है वो खुदा जानता है, लेकिन वो जो है वो पीपल्स पार्टी ने दरमियान में कि वजारतें कैसे होंगी और क्या वो सारा तय किया। लेकिन सवाल ये कि एंड में जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के जहन में ये बात आई है कि सारा तो कर लिया है, लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या हासिल हुआ है। और पीपल्स पार्टी को वजारतें तो मिल गई हैं, चेरी रहमान साहबा भी हैं, नवीद कमर साहब भी हैं, खुर्शीद शाह साहब भी हैं, लेकिन इशू ये है कि आगे जाके मामला अटक गया है। जो मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि लंदन में मामलात यानी पीपल्स पार्टी की क़यादत और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, बयानात आप छोड़ दें, रवायती बयानात, लेकिन एक मामले पे एक डेडलॉक पैदा हो गया। वो डेडलॉक ये है कि गवर्नर पंजाब की जो सीट है जी, वो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को नहीं दे रही। इससे पहले पीपल्स पार्टी ऐलान कर चुकी है और हम तफसीली डिस्कस कर चुके हैं मखदूम अहमद महमूद साहब को कि मखदूम अहमद महमूद साहब गवर्नर पंजाब होंगे, ऐसे ही है जी। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वैसे एक कदावर सियासतदान है, पीपल्स पार्टी में रहे और एक जो है वो एक बड़े सनतकार भी हैं, सियासत में भी हैं तवील अरसे से। अच्छा, एनीवे पहले भी रह चुके हैं गवर्नर, तो उनका नाम अनाउंस हो गया। अब जो मुस्लिम लीग नून है वो कह रही है कि गवर्नर जो हैं वो पंजाब के वो होंगे मुस्लिम लीग नून के ही, और पीपल्स पार्टी वहां पे वजारतें ले ले, सीनियर वजीर ले ले, बाकी वजारतें ले ले, यानी वजीर आला भी उनका होगा, हमजा शहबाज शरीफ साहब अगर उनके हक में फैसला आ जाता है, और गवर्नर भी उनका होगा। अच्छा, अब लेकिन जो गवर्नर है वो गवर्नर तो लगाना है सदर ने, तो वो एक इशू है कि पीपल्स पार्टी ने नाम दे दिया, तो नाम कैसे दे दिया, क्योंकि गवर्नर तो जा नहीं रहा, तो और गवर्नर नहीं जा रहा अपनी जगह से, जो उमर चीमा साहब हैं, तो इसका मतलब है कि फिर वजीर आला भी उनका, तो गवर्नर भी उनका, तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में क्या मिला। वो कह रहे हैं जब हुकूमत बनेगी तो पंजाब में आपको सीटें, और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने आना था, बाकी तो छोड़ देना कि अगले इलेक्शन में क्या होता है, सीट एडजस्टमेंट, वो तो छोड़ दें, वो तो मतलब कोई है ही नहीं चीज। लेकिन असल ये कि पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर ये तो या तो नून है इस वक्त या पीटीआई है, वो पीपल्स पार्टी किधर गई पंजाब में। काम सारा किए जरदारी साहब ने बैठ के, और वहां पे जो सारी हुकूमत साजी हुई है, और फिर उसके बाद अख्तर मेंगल साहब को भी मनाया, सालिक हुसैन साहब जो चौधरी शाह साहब के साहबजादे वो भी गालिबन आ रहे हैं हुकूमत के अंदर, तो ये सारा काम तो जरदारी साहब ने किया। अब यहां पर सवाल मैंने पूछा लंदन कि जी आपकी तरफ से मुस्लिम लीग नून के जो क़यादत के करीबी ज़राए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब से तो बात यहाँ बन नहीं रही थी, हमने भी 2-3 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था भी लंदन तय करें। अब लंदन से मैंने ये पूछा कि क्या लंदन दावत दी गई आने की, तो उन्होंने कहा दावत नहीं दी गई, खुद आ रहे हैं। मैंने क्या मतलब खुद आ रहे हैं, आपकी तरफ से नहीं? उन्होंने कहा नहीं हमारी तरफ से तो नहीं कोई, मैं तो मसरूफियात थी, हमें पता चला अचानक कि बिलावल साहब आ रहे हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो बिलावल साहब यहाँ से लंदन गए हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से यानी क़यादत की तरफ से उनको नहीं कहा गया, गए हैं कुछ बात करने उनसे गए हैं, लेकिन वो बात वो बयानात में तो आपको नजर आ रही है पीछे अटकी हुई है। और उसमें चेयरमैन सेनेट में भी बहुत ज्यादा जो है ना वो नहीं, लेकिन सदर का इशू है कि सदर कौन होगा। ठीक है, सदर जो है वो तो सेफेस्ट जगह है ना, 2023 तक इनकी है जो अपना आरिफ अलवी साहब की, और उसके बाद सदर क्या होगा, तो वो उसको चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2 या 3 या 4 जो भी नाम दे दें, ये तय नहीं हुआ कि सदर कौन होगा आगे जाके। और सदर जो हैं वो जरदारी साहब बनना चाहते हैं, और मौलाना साहब की भी ख्वाहिश होगी कि सदर बने, क्योंकि मसला इशू ये है ना कि वो मतलब, और मुकम्मल तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कोशिश ये है कि ये किसी तरह से 2-4 जो बड़े मसाइल हैं इसको करके मैं भी यहां से
मतलब इस बोझ को कौन उठाएगा इतना बड़ा, क्योंकि असल जो इशू है वो इशू है माशी, और माशी इशू जो है वो एक हुकूमत का इशू नहीं है, वो पूरे मुल्क का इशू है, वो पूरी रियासत का इशू है, ये हर पाकिस्तानी का इशू है। और हमें ये इस वक्त ये फैसला करना है कि हमने अपनी सफारतकारी कैसे रखनी है दुनिया में, हमने अपने जो हमसाया मुल्क हैं उनके साथ कैसे, फिर जो खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ कैसे, फिर मशरिक मगरिब, ठीक है, शुमाल में भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब तो वो ख़त्म हो गया ना कॉन्सेप्ट, तो हर तरफ से आप मुख्तलिफ तनाज़ात हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, और मुख्तलिफ हुकूमतें, ये नहीं कि पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है, मुख्तलिफ सारी दुनिया में कन्फ्यूजन है। मतलब 24 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है फ्रांस के अंदर, तो मैक्रोन लेपिन का कल जो टीवी पे उनकी एक इतनी तल्ख गुफ्तगू हुई है उनकी आपस में, तल्ख गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा कि तुम तो प्यूटिन के एक तरह से, उन्होंने कहा कि प्यूटिन के तुम चमचे हो, वो जो लेपिन जो हैं, जो खातून राइट विंग से दाएं बाजू थे, उन्होंने, तो मैक्रोन ने आगे टीवी जवाब दे दिया, अच्छा तुम्हारा तो बैंक, तुम अपने ख्याल रखना, आइंदा तुम बात करो प्यूटिन से तो अपने बैंकर से बात करोगी, क्योंकि उन्होंने एक ज़माने में लोन लिया था, जो खातून उम्मीदवार हैं लेकिन उन्होंने रशिया के बैंकों से लोन लिया हुआ है। तो और वो क्रीमिया की जब एनेक्सेशन हुई थी तो उस वक्त वो रशिया के साथ थी प्यूटिन के, ये अभी यूक्रेन के दौरान, क्राइसिस के दौरान, और वो अगर जीत जाती हैं तो इमिग्रेंट्स बंद, नेटो के वो अगेंस्ट, वो मुसलमानों के तो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट, बाकी फॉरनर्स के भी अगेंस्ट, कि फ्रांस में क्यों, तो राइट विंग, लेकिन उनके चांसेस कम है लेकिन जीतने के, लेकिन नामुमकिन नहीं, जीत सकती हैं, तो पूरी एक सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब इसके असरात, हर चीज का असर पाकिस्तान पे आ रहा है। सीपैक अथॉरिटी आज खत्म कर दी गई, आज पाकिस्तान में सीपैक अथॉरिटी को सरकारी तौर पे खत्म कर दिया गया, और उसकी वजह जो है एहसन इकबाल साहब, चूंकि पहले भी सीपैक अथॉरिटी नहीं थी, और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो प्लानिंग डिवीजन यानी एहसन इकबाल साहब ही डील कर रहे थे सीपैक के मामलात को, तो उनका कहना यह है कि ये एक बोझ है और इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसमें पैसा खर्च हो रहा है, और ये, और उन्होंने सीपैक अथॉरिटी खत्म करके वो वापस प्लानिंग डिवीजन में आ गया। आईएमएफ ने रख दी है कड़ी शराइत दोबारा। मिफ्ता इस्माइल साहब गए तो हैं वहां, लेकिन वो गए हैं तो मेरा जाहिर है कि उनका अपना, हुकूमत का अपना जो भी प्लान है, और जैसे भी होगा, वो इसहाक डार साहब के साथ बात करके वो लंदन रुके हैं, उसके बाद वो चले गए हैं। आइडियली ये होना चाहिए था, आइडियली, कि जाने से पहले वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं माशियात के, उनके साथ और कारोबारी शख्सियत के साथ एक या दो सीटिंग्स कर लेते और उनका इनपुट लेते। मुशावरत करने में कोई हर्ज नहीं है। अब आईएमएफ जा रहे हैं बात करने, तो वो बहरहाल वो अब चले गए, वहां से आ गई कड़ी शराइत, और कड़ी शराइत जो है वो पहले भी हमें पता है, और अब मजीद वो देख रहे हैं कि अच्छा एक मिनट ठहर जाओ, ये तो नई हुकूमत, ये तो आईएमएफ ने अपनी डाल दी उस पर सिचुएशन, और उनकी तरफ से जो आ रही हैं शराइत वो ये है कि वो पिछली हुकूमतें तय की थी, कुछ ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो एक माशी लेवल पे एक झगड़ा चल रहा है, लेकिन उसका नतीजा ये निकला है कि वो जो डॉलर स्टेबलाइज होना शुरू हो गया था, एक तासुर था कि डॉलर जो है उसको पर लग गए, तो 4 दिनों में कोई 6 रुपया जो है, पिछले 4 दिनों में 6 रुपया जो है वो रुपया गिर गया, ठीक है, और उसके बाद जो है वो 186.92 की सतह पे आज एक दिन में 1.05 ये बढ़ा है, और 170 मतलब तकरीबन 187 के ऊपर था आज, ठीक है, इंटरबैंक ओपन मार्केट में। तो अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप सब्सिडी खत्म करें, सब्सिडी खत्म करें, पेट्रोलियम के ऊपर से खत्म कर दें, और आप जो है सब्सिडी ख़त्म करें पेट्रोलियम के ऊपर से, सब्सिडी बिजली के बिल बढ़ा दें, आप जो हैं वो मतलब मुख्तलिफ उनकी तरफ से कंडीशंस रखी गई हैं। एमनेस्टी स्कीम ख़त्म करें, एमनेस्टी स्कीम ख़त्म करना, एमनेस्टी स्कीम ख़त्म करने का बज़ाहिर तो आपको लगेगा कि एमनेस्टी स्कीम ख़त्म करने का फ़ायदा होगा कि ये काला धन, लेकिन वो एमनेस्टी स्कीम हुई थी आपकी इनके लिए जो आपकी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, आपको याद होगा, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए चूंकि हुई थी, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि वो वहाँ से जो है वो फौरी तौर पे हाउसिंग एग्जैक्टली तो वो वहाँ से एकदम से उनकी तरफ से जो कंडीशंस आई हैं वो बड़ी सख्त हैं, और वो कंडीशंस ऐसी हैं कि बिजली को महंगा कर दिया जाए, और बिजली को महंगा कर दिया जाए, पेट्रोलियम सब्सिडी ख़त्म की जाए।
अब पेट्रोलियम सब्सिडी ख़त्म करने का मतलब ये है कि 1 लीटर पे तकरीबन 25 से 30 रुपया 1 लीटर इजाफा किया जी जाए। इजाफा। और ये भी नहीं वो कह रहे कि जी इसको आप किस्तों में करें, ये करें, वो करें, और उसके वो कह रहे हैं फौरी तौर पे कर दें। अब ये झटका जो है वो यानी अगर आप नहीं कर, वो पहले भी बात की थी कि आप करते हैं तो अवाम सड़कों पे हैं, और आप नहीं करते तो ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और IMF आगे आपके साथ वो मामलात गड़बड़ कर रहा है। अब चाइना के साथ हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो लोन है उसको रीशेड्यूल कर दिया जाए, लेकिन वो तो लोन है ना, रीशेड्यूल हो गया तो चलें, 2 महीने बाद हो गया, 3 महीने बाद हो गया, इस गोरख धंधे से हमने बहैसियत कौम निकलना है। दरमियान में आ गया पॉलिटिकल टर्मोइल, और इस पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल में ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसमें तो इमरान खान तो आ गए ना सड़कों पे, उन्होंने वो सोशल मीडिया इस पे उनकी प्रेजेंस थी, आज आ गए, उनका बड़ा जलसा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। जो इलेक्शन इसलिए बजट तो पेश करना है ना, ये अगर बजट आप समझेंगे आज से 15 दिन बाद होता या 20 दिन बाद होता तो वो तो इसको तो खींच लेती है हुकूमत, लेकिन बजट क्योंकि जून में आना है जी। तो ये अगला जो 1 महीना, ये एक आप समझें कि एक अफरा तफरी है। इसमें मुझे अफरा तफरी इसमें नजर आ रही है। अफरा तफरी, हिजान, हुकूमत कैसे, अदालतें कोई फैसला आगे पीछे, सड़कों पे खुदा न खास्ता तसादुम ना हो जाए, मतलब एक पोलराइजेशन है आपके मुल्क के अंदर, एक बहुत ही नफरत होता है ना, हक व बातिल का मार्का छिड़का हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के, तो ये जो पूरी सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये मुल्क रियासत के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मुकालमा है नहीं। मुकालमा तो ख़त्म हो चुका है ना, बातचीत तो ख़त्म हो चुकी है। जब बातचीत ख़त्म हो गई है और उसमें अगर इलेक्शन की तरफ भी इमरान खान साहब कहते हैं कि जाए तो इलेक्शन कमीशन पे उनको इतराज़ है, तो कहते हैं फिर इलेक्शन कमीशन कैसे बनेगा? इलेक्शन कमीशन के लिए तो मुशावरत ज़रूरी है अपोजिशन से, तो हुकूमत अपोजिशन तो जो है वो है नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन के खदोखाल क्या होंगे? तो ये एक कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिसमें एक मुल्क में आप कहते हैं ना, हुकूमत भी इंगेज है, और इमरान खान साहब देखिए, इमरान खान साहब तो वहां से निकल के बाहर आ गए तो उन्होंने तो जो है ना बिल्कुल सुख का सांस लिया कि जो जहाँ पे खुश है भाई, मेरी जगह बाहर ही थी, अवाम थे, मैं वो निकला तर्जुमानों के इजलास से अवाम में आ गया, अब अवाम है और मैं हूँ, ये ख़त्म हो गया। वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों में फंस गई है, और इत्तेहादी जो हैं वो ज़ाहिर है कि मियाँ मोहम्मद जो नवाज शरीफ हैं वो चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो, और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं अब ये ज़ाहिर दौरा कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल तो इशू ये है कि लोग ये देख रहे हैं ना कि हमें मिल क्या रहा है, मतलब मिलेगा क्या, लोगों की फौर अच्छा मिलेगा, वो ये समझा रहे हैं कि पहले का भाई जो शराइत हैं उसके नतीजे में ये हमें कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं 1 मिनट कड़वा, वो तो इमरान खान कह के कहते हैं कि मैं बढ़ाऊंगा नहीं जी। साबिक़ हुकूमत ने जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया इत्तेहादियों के बहुत सारे शराइत मानने पे, क्या आप समझ रहे हैं कि इस हुकूमत को भी वो सब कुछ फेस करना नहीं? उनके तो इत्तेहादी कम थे ना, उनके तो इत्तेहादी कम थे, देखिए ना, उनके तो एक MQM थी, एक उनके मुस्लिम लीग काफ, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं किया उन्होंने। इमरान खान साहब जो है वो बस उनके साथ चलते रहे, क्योंकि जाहिर है कि वो बकौल फवाद चौधरी साहब के, हमें तो नहीं पता ये क्या चक्करबाजी है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुकात खराब हो गए थे, कुछ ऐसा हो गया था मामला, हमें तो नहीं पता, ये मुश्किल बातें हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि वो उसके बाद जो है वो इत्तेहादी भी इधर उधर होना शुरू हो गए थे, ठीक है, और वो इत्तेहादी जो हैं, लेकिन इमरान खान साहब के इतने इत्तेहादी नहीं थे जितने इत्तेहादी इस हुकूमत के हैं। मैंने कहा ना कि वो तो 125 या 100 जो भी उनके लोग निकल आए हैं उससे ज्यादा, वहां तो 84 सीटें हैं टोटल ना, वहां तो मुस्लिम लीग नून की 84 सीटें हैं, तो इनके तो 123 इस्तीफे ये तो निकल के आ गए हैं, देखे 123 125 या 123 जो भी तादाद है, तो वो तो 100 से ऊपर, तो वो तो 84 हैं, और 84 और फिर 56 है पीपल्स पार्टी, और फिर इसी तरह से आप 2 3 4 7 इस तरह करके जो इत्तेहादी साथ हैं, मतलब 1 सीट है तो वो भी वजीर है, ठीक है ना, और अगर 50 सीटें तो 50 सीटों वाले को जो है 7 8 10 वजारतें हैं, उनमें से 50 वजीर तो नहीं है ना मुस्लिम लीग नून के, लेकिन जो 2 सीटों वाले इत्तेहादी आ गए वो 1 वजारत ले ली, एक इत्तेहादी आ गया 1 वोट लेके तो भी उसको वजारत दे दी। तो ये जो संभालना है ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसी तरह से आप देखें ना, तारिक फातमी साहब का जो इशू हुआ सामने, बज़ाहिर तो उनको एक ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बात हुई होगी कि 1 मिनट ठहरें जरा, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आप जो हैं वो वजारत खारजा की बात आपने की है, फिर एक है वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा हिना बानी खर साहिबा, और उनके साथ जो है
वो ये शहबाज शरीफ साहब ने मावन खसूसी बराए अमूर खारजा कैसे कर दिया? तो फिर यानी शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक, यानी मुस्लिम लीग नून ने अपना एक वजारत खारजा अपनी पास भी रखी हुई है और एक उधर भी दी हुई है, तो फिर उसके बाद वो चेंज हुआ सारा आज। और फिर उसके नतीजे में ये हुआ कि वो मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा कि वो मजमूई तौर पे बड़े मामला को देखें, लेकिन तारिक फातमी साहब तो एम्बेसडर, तारिक फातमी साहब का जो बैकग्राउंड है वो डिप्लोमेटिक है। जब 12 अक्टूबर को मुशर्रफ साहब जब तशरीफ लाए और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, तो उस वक्त तारिक फातमी साहब अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर अपॉइंट हो चुके थे, चार्ज गालिबन नहीं लिया था। यानी उनकी एक वो एक डिप्लोमेटिक कोर्स से निकले हुए, वहां से निकले हुए हैं, ठीक है ना। वो टेक्नोक्रेट हैं, वो कुछ सियासतदान ऐसा नहीं, वो टेक्नोक्रेट हैं। तो टेक्नोक्रेट हैं तो अब वो जाहिर है कि उनकी जो फील्ड है वो तो फॉरेन अफेयर्स ही है। तो अब वो मजमूई तौर पे जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ रहेंगे, लेकिन उनको अमूर खारजा से निकाल लिया गया है। अच्छा, ये वो सारे इश्यूज हैं जो इत्तेहादियों के साथ बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को भी। और मैंने कहा ना, मईशत सबसे, मईशत हुकूमत नहीं पाकिस्तान का इशू है इस वक्त। देखिए कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो मुल्क के इश्यूज होते हैं, मईशत पाकिस्तान का इशू है कि आपने आगे ये आप देखें कि भाई कैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना नहीं पा रहे, क्योंकि उसकी वजह ये कि एक अदम इस्तेकाम सा है कि जल्दी इलेक्शन होंगे, देर से होंगे, कितने कब होंगे। मतलब अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की चाहती है कि जल्दी इलेक्शन हो भाई इसको, और जो पीपल्स पार्टी वो चाहती है थोड़ा लंबे खिंचे मामला, ताकि वो हुकूमत है उनकी सिंध में। सर ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके यहीं से और इमरान खान सड़कों पे हैं। ये जो पूरा खेल को, और ड्राइविंग सीट को इमरान खान वो सबको पीछे लगाया है उन्होंने। आप समझ लेंगे वो ट्रक है, ठीक है, उनकी बत्ती के पीछे सब लिखे, जिधर वो निकलते हैं उधर उधर वो। तो मतलब ये है कि वो और आज वो क्या ऐलान करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या वो इस टेम्पो को बरकरार रखते हैं और अगला उनका ऐलान क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शन, इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन, मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से अर्ली इलेक्शन, बात ही इसी पे होगी। लेकिन वो भी देख रहे हैं ना कि केपी के अंदर और इधर उधर जलसे बड़े हो रहे हैं भाई इमरान खान के, तो ये क्या इशू है। तो फौरी तौर पे मतलब वजारतें तो हैं, मगर मतलब इलेक्शन कराओ ना, मतलब उनका भी ये है कि इलेक्शन करवाओ भाई। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज का लाहौर का जलसा और कल जो इमरान खान साहब ने बात की सोशल मीडिया में लोगों से, कुछ अहम बातें उन्होंने की और उन्होंने क्लियरली ये बात वाज़े की कि उनका इस्टेब्लिशमेंट से या इदारों से कोई इख्तिलाफात नहीं थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो बाद कुछ अहम गुफ्तगू की, इसमें उन्होंने कहा कि ये मेरा ख्याल है इससे नाराजगी रही और एक अरसे में वो वो अब इसके ऊपर सवालात हो रहे हैं ना मुख्तलिफ, और इसके ऊपर जो है वो आज के जलसे के बाद, यानी ये कल और आज के दरमियान ये उनका एक इंटरव्यू आया है सामने। तो अब इसके ऊपर वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कि वजाहत कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि किस तरह से बात हुई, फवाद चौधरी साहब ने कैसे की, क्या किया। लेकिन ये ज़ाहिर है कि एक जो उन्होंने कहा ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, ये मामला जो है ये उस वक्त से हैं जब से इस नशिस्त में ये बात शुरू हुई है कि सिस्टम अपनी सपोर्ट पीछे आहिस्ता आहिस्ता करता हुआ नजर आएगा। तो ये एक तवील अरसे से एक मामला चल रहे थे, और वो उनका गवर्नेंस के साथ ताल्लुक नहीं था। ये बात भी पहले मैं इस नशिस्त में कह चुका हूँ कि जो भी इख्तलाफात थे वो सिक्योरिटी के हवाले से थे, वो ऐसे थे कि जो डिस्कस नहीं हो सकते ओपन फोरम में, सिक्योरिटी के, प्रॉपर सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे। और यानी उसमें ये इशू के उस्मान बुज़दार, ये वो इशूज़ हैं जो पब्लिक के सामने, और या ये कि किसी ख़ास शख्सियत के नाम के ऊपर, ऐसा भी नहीं हुआ, ये भी उसका एक हिस्सा है। मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन वो क्या थे हम ज़ाहिर है कि यहाँ पे बात जो हमारे इल्म में वो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक अरसे से जब देखा कि सिस्टम अपनी सपोर्ट पीछे कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो वो उसमें यही था कि वो वहाँ पे दरारें आना शुरू हो गई थी। इमरान खान साहब के कुछ इख्तलाफात उनकी हुकूमत के पैदा हुए थे, जो बकौल फवाद चौधरी साहब उन्होंने पूरी कोशिश की, वो उन लोगों में थे। और इसी नशिस्त में एक बात भी हुई थी कि चंद वज़रा गए हैं और फिर वापस आ गए। मैं वो क्लिप्स नहीं चलाना चाह रहा, लेकिन वो ज़ाहिर है कि कोशिश हुई बीच में, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी।
अच्छा, अब वो इसमें इशू ये है सारा कि इससे, लेकिन इमरान खान साहब वो निकला है, उन्होंने कल भी ये बात की कि मैंने पहले दिन में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि 5% लोग भी निकलेंगे, तो वो अब उससे निकला है, उस फेज से वो निकला है। और मतलब अब ये है कि बस अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, अगला अगला लाहे अमल क्या होगा। इस वक्त ना इमरान खान साहब का कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला खराब है इस वक्त, ना मतलब सारी पार्टियों का ठीक है, तभी तो हुकूमत में है ना, हुकूमत मौजूद है तभी तो है कि एस्टेब्लिशमेंट साथ है, ठीक है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सिविल ब्यूरोक्रेसी, बाकी सारे। तो लेकिन इशू ये है कि ये मामला इमरान खान ले गए सड़कों पे। जब सड़कों पे ले गए, पहले इमरान खान जो हम सारा दिन चीखते थे कि आप तर्जुमानों के इजलासों से निकलें और लोगों में जाएं, तो वो अगर हुकूमत के वक्त में लोगों में रहते तो शायद वो प्रॉपर पल्स उनको मिलती रहती कि अब वो उनको कहते थे ना कि आपके लोग छोड़ जाएंगे साथ बहुत सारे, तो खान साहब उसको सुनते नहीं थे, बात हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आपके साथ लोग छोड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग छोड़ जाएंगे, बहुत से लोग अभी भी मौजूद हैं जो जिन्होंने छोड़ना है कमिंग डेज के अंदर। और ये वो बात है जो फैसल वाउडा साहब ने एक दिन कही, फिर वो चुप हो गए, लेकिन वो बात तो कर गए थे ना कि लोग शेरवानियां पहन के पहुंच गए। अच्छा, अब जो लोग शेरवानियां पहन के पहुंच गए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहां से आप एक बात जो मैं बिटवीन द लाइन्स कह सकता हूं सिर्फ, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ शख्सियात मामला दुरुस्त करवाना चाह रही थी, उनके बारे में फैसल वाउडा साहब ने कहा कि उनको भेजा हमने और वो खुद शेरवानियां, अपनी शेरवानियां और कोई पजामा, लेकिन फिर फैसल वाउडा साहब ने कहा कि इससे तो मसला हो जाएगा, तो वो चुप हो गए। लेकिन वो, अच्छा, उनमें फवाद चौधरी साहब नहीं है, उनमें दूसरी शख्सियात हैं जो के बीच में इमरान खान साहब की गलत फहमियाँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुरुस्त करवा रही थी, लेकिन बकौल फैसल वाउडा साहब के साथ वहाँ जाके अपनी शेरवानियों के साइज देकर आ गए थे। फैसल वाउडा साहब ने ऐसे कोई जुमला कहा था गालिबन, मेरे छोड़ें, उससे हम निकलाएं आगे। अब ये कि इमरान खान है और उनके साथ वो पब्लिक निकली हुई सड़कों पे। और इंटरेस्टिंग बात यह कि जलसे से आज मोहन सलाई साहब भी खिताब कर रहे हैं, मुस्लिम लीग काफ। अब मोहन सलाई साहब इधर हैं, यानी जो, और इमरान खान साहब को पंजाब में फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म दिया है। हुक्म किसने दिया है? आजम शहबाज शरीफ साहब नहीं, उस्मान बुज़दार साहब ने यहां दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने तो यहां पे दिया है ना एज अ फॉर्मर। वहां अलग जो जलसे के जो सारी सिक्योरिटी है वो निगरान वजीर आला ने जो है वो इमरान खान साहब को दी है। मतलब देखिए ना, साइन से किसके लेटर निकला है, तो साइन जो है वो उस्मान बुज़दार साहब का है, जो मैंने पहले भी बात की, निगरान वजीर आला, छोटा सा नन्ना सा मासूम सा उस्मान बुज़दार, एक तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, तो अब इशू ये है, साइन करने की जरूरत है, नाम ही काफी है। तो उस्मान बुज़दार साहब, अब वो वहां पर ऐलान क्या होगा और आज के बाद की स्ट्रेटेजी क्या होगी? बड़ा ऐलान ये हो सकता है कि वो, क्योंकि इमरान खान किसी सूरत टेम्पो नहीं तोड़ेंगे, टेम्पो नहीं तोड़ेंगे वो, यानी टेम्पो से मुराद ये कि आज ये आखिरी जलसा था ना उन्होंने कि लाहौर पे खत्म होगा, वहां बड़ा ऐलान, तो आज के बाद तो किसी सूरत, क्योंकि उनको पता है कि ये मैंने सबको घुमाया हुआ है, तो सबको एंगेज किया हुआ है, तो आज के बाद वो ऐलान करेंगे यकीनन, या तो ऐलान करेंगे किसी मार्च का इस्लामाबाद की तरफ, या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो जलसों का करेंगे, जलसों के फिर नई सीरीज। तो इस वक्त देखते हैं, और खान साहब ने पत्ते अभी तक अपने, जो हमें इतला है थोड़ी बहुत, वो हम भी इंतजार करते हैं कि खान साहब की तकरीर में क्या फैसला होता है, वो ऐलान करते हैं कि नहीं करते। लेकिन उनके ये जो जलसे हो रहे हैं, इन जलसों के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की एक तो हुकूमत तमाम, अभी तक वो इमरान खान साहब पे वो ज़ाहिर मरकूज है पंजाब के अंदर, वो देखिए ना, वो हमजा शहबाज का मसला नहीं हल हो पा रहा, तो वो हल ही नहीं हो रहा, बहुत सारे बहरान हैं, बहुत सारे मामलात हैं ना। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मतलब है कि वो, जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी, मईशत और सफारतकारी हमारे 2 प्राइमरी, और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी हमारे 3 ऐसे इशूज़ हैं जिस पे हमने बतौर एक कौम सोचना है, सियासत को साइड पर रख के। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।